My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं पिछली कक्षाओं से, पिछले वीडियो से। और अभी तक हम सभी लोगों ने 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात 200 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम सभी लोग इस वीडियो में, इस कक्षा में राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन का जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। आज के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 201, प्रश्न संख्या 201। पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाते हैं? अधिकांशतः पूछा जाता है प्रश्न। और आपके ऑप्शंस हैं 1 मार्च या 1 मार्च, 3 मार्च या 3 मार्च, 5 मार्च या 5 मार्च, या फिर डी 8 मार्च या 8 मार्च। तो डियर स्टूडेंट्स, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 को नहीं, 5 को नहीं, 3 को, बल्कि 8 मार्च या 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। महिलाओं के प्रति सम्मान और उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने, महिलाओं को लेकर समाज के लोगों को जागरूक करने तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च या 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 202, प्रश्न संख्या 202। प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? और आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं ए 45, बी 47, सी 50 या डी 53। डियर स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है उसमें कुल कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं, ये प्रश्न है। तो कितने हैं? 53 नहीं, 50 नहीं, 45 नहीं, बल्कि 47 मेंबर्स हैं, 47 सदस्य हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव किया था। और इसमें 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। अर्थात इसमें जो है 47 मेंबर्स थे जो परिषद बनी, और जो आयोग था मानवाधिकार आयोग, उसमें कितने सदस्य थे? 53 सदस्य थे। 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग के स्थान पर 2006 में 47 या 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद की स्थापना होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 203 या क्वेश्चन नंबर 203। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जिनेवा, बी पेरिस, सी वाशिंगटन या डी लंदन। तो डियर स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस नहीं, लंदन नहीं, वाशिंगटन नहीं, बल्कि कहां है? जिनेवा में स्थित है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, या स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 204, प्रश्न संख्या 204। प्रश्न कहता है कि किस वर्ष को मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वर्ष को मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और आपके विकल्प हैं ए 1968 1968, बी 1970 या 1970, सी 1972 या 1972 एंड डी 1995 या 1995। तो डियर स्टूडेंट्स, किस वर्ष को मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 95 नहीं, 70 नहीं, 72 नहीं, बल्कि 1968 या 1968 को मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था।
सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विश्व भर में मानवाधिकारों की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से या इसका प्रमुख लक्ष्य लेकर के यूनेस्को द्वारा 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया था। ध्यान दीजिए, यूनेस्को द्वारा 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषित किया गया था। सो हियर जो आंसर है, जो उत्तर हो क्या है, ए 1968। यूनेस्को द्वारा 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 205। अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न है कि भूकंपी तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है, और आपके ऑप्शन है, विकल्प है, ए सिस्मोग्राफ, बी ब्लाइमोग्राफ, सी हाइग्रोमीटर या डी हीदरग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भूकंप होता है, भूकंपी तरंग होते हैं, उसको मापने वाला यंत्र जो होता है वो क्या होता है, हीदरग्राफ नहीं, ब्लाइमोग्राफ नहीं, हाइग्रोमीटर, दैट इज सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राम या सिस्मोग्राफ जो है वो इसका सही उत्तर है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। कितनी इंटेंसिटी है, उसका ड्यूरेशन क्या था, भूकंप की तीव्रता और भूकंप की अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 206, प्रश्न संख्या 206। प्रश्न है कि हरित गृह गैसें हैं, मींस ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, और आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प में, ए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, बी CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी मीथेन या डी उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ग्रीन हाउस गैसेज है या हरित गृह गैसेज हैं, उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें सबसे अधिक जो नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, CFC का भी आता है और मीथेन का भी आता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सारे जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सो उपरोक्त सभी जो विकल्प है वो सही होगा। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं या ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, वे ग्रह के वातावरण और जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। अर्थात हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जलवायु में जो परिवर्तन होता है, जो भूमंडलीय उष्मीकरण होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, इन सब के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं या हरित गृह गैसेज हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि सभी क्या हैं, हरित गृह गैसेज हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 207, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना कहां पर स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने इस बांध का नाम सुना होगा, टिहरी बांध परियोजना, और आपके विकल्प हैं, ए उत्तर प्रदेश में, बी झारखंड में, सी छत्तीसगढ़ में या डी उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध परियोजना कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड नहीं, बल्कि उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध परियोजना। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। ध्यान दीजिए, टिहरी विकास योजना का एक प्राथमिक बांध है जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है, इसलिए इसका नाम टिहरी बांध पड़ा। उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर भी बांध भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, कभी पूछा जा सकता है आपसे कि स्वामी रामतीर्थ सागर बांध किसे कहते हैं, तो स्वामी रामतीर्थ सागर बांध टिहरी बांध को भी कहा जाता है। यह बांध जो है, अर्थात जो टिहरी बांध है, यह दो नदियों पर बना है, जिनमें एक नदी जो है गंगा की प्रमुख सहयोगी नदी है जिसका नाम है भागीरथी, और दूसरी है भिलांगना नदी जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नोट करने वाली जो बातें हैं वो क्या है, पहला कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, वो उत्तराखंड में स्थित है। यह जो है टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। इस बांध को पहले जो है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी है। यह जो बांध बना हुआ है वो गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी और दूसरी भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। तो कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 208, प्रश्न संख्या 208। प्रश्न कह रहा है कि किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, और आपके विकल्प हैं, ऑप्शन है, ए कनाडा, बी जर्मनी, सी न्यूजीलैंड या डी यूनाइटेड किंगडम। तो डियर स्टूडेंट्स,
किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो कहाँ दिया गया? कनाडा नहीं, जर्मनी नहीं, यूनाइटेड किंगडम, बल्कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम मतदान का अधिकार महिलाओं को दिया गया। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जहां 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार या मतदान का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 209, प्रश्न संख्या 209। प्रश्न कहता है कि विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है। कौन सी ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो आपातकाल में काम करती है या आपातकाल के लिए है, और वो इंटरनेशनल लेवल की? और आपके ऑप्शंस हैं: ए रेड सर्कल, बी रेड लाइन, सी रेड क्रॉस एंड डी रेड ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था, आपने नाम सुना होगा रेड क्रॉस का। तो रेड क्रॉस है, सर्किल नहीं, लाइन नहीं, ट्रायंगल नहीं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो संगठन है यह युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों की सहायता के लिए बनाई गई थी। ध्यान दीजिए, युद्ध में अर्थात आपातकाल में जो घायल होने वाले सैनिक हैं उनकी सहायता के लिए रेड क्रॉस बनाया गया था। इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना है, किसी भी युद्ध या कठिनाइयों में लोगों की सहायता करना रेड क्रॉस का प्रमुख उद्देश्य है। और हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की शुरुआत की थी। ध्यान दीजिए, हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की शुरुआत की थी। तो हेनरी ड्यूनेंट का नाम इसमें महत्वपूर्ण है, उनका नाम आता है। रेड क्रॉस के संबंध में आपसे एक अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेड क्रॉस की शुरुआत किसने की थी, या उसका फाउंडर कौन है, या इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप हमेशा याद रखिएगा किसका नाम, हेनरी ड्यूनेंट का। तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की शुरुआत की थी। रेड क्रॉस क्या है? वो विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है जो युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों की सहायता के लिए बनाई गई थी, और इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना है, किसी भी युद्ध या कठिनाइयों में लोगों की सहायता करना है। और इसकी स्थापना, इसके फाउंडर कौन है? हेनरी ड्यूनेंट हैं। तो इससे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 210, प्रश्न संख्या 210। प्रश्न कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द लाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शंस हैं: ए 44 या 42वें, 44वें, बी 42वें, सी 93वें, या डी है 16वें। ए है 44, बी है 42, सी है 93 एंड डी है 16th। 42वें, 44वें, 93वें या 16वें में। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द लाया गया था? तो जो धर्मनिरपेक्षता या सेकुलर वर्ड है वो किस में आया था? 44 नहीं, 93 नहीं, 16 नहीं, बल्कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में लाया गया, जोड़ा गया। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 42 या 42वें। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 1976 में यह संशोधन हुआ। 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया, लाया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 211, प्रश्न संख्या 211 या प्रश्न संख्या 211। प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? और आपके विकल्प हैं: ए पूजा का अधिकार, बी स्वेच्छा या धर्म परिवर्तन का अधिकार। स्वेच्छा धर्म परिवर्तन मीन्स अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन का अधिकार, सी है धर्म परिवर्तन हेतु दबाव, और डी है पूजा स्थल के निर्माण का अधिकार। इसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? डियर स्टूडेंट्स, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? पूजा करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। स्वेच्छा धर्म परिवर्तन मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार जिस धर्म को आप अपनाना चाहें क्या अपना सकते हैं, तो ये अधिकार है। तो स्वेच्छा धर्म परिवर्तन करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। पूजा स्थल के निर्माण का अधिकार, अर्थात आप पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं, तो इसका भी अधिकार है। लेकिन
धर्म परिवर्तन हेतु दबाव मीन्स दबाव डाल करके प्रेशर में या जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है धर्म परिवर्तन हेतु दबाव, यह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा किसी भी ढंग से ईश्वर की पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अर्थात भारत में प्रत्येक नागरिक को यह फ्रीडम है, यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी विश्वास, अपनी विचारधारणा के अनुसार किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी ढंग से अपने ईश्वर की, अपने परम इष्ट की पूजा पाठ कर सकता है। इसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन धर्म परिवर्तन हेतु दबाव नहीं डाला जा सकता, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यह नहीं आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 212 212 प्रश्न है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से पहले किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से पहले किस नाम से जाना जाता था। और आपके ऑप्शंस हैं ए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, बी है मानवाधिकार उल्लंघन अधिनियम, सी है नागरिक समाज अधिनियम या डी है मानवाधिकार अधिनियम। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है ए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, बी मानवाधिकार उल्लंघन अधिनियम, सी नागरिक समाज अधिनियम या डी मानवाधिकार अधिनियम। तो डियर स्टूडेंट्स, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है ये पहले, इसके पहले किस नाम से जाना जाता था। मानवाधिकार उल्लंघन अधिनियम नहीं, मानवाधिकार अधिनियम नहीं, नागरिक समाज अधिनियम नहीं, बल्कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अंतर्गत वह आता था, इस नाम से जाना जाता था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ध्यान दीजिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1 जून 1955 से संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा 8 मई 1955 में अनुमति प्राप्त की गई थी और इस समय इसका नाम क्या था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। अर्थात 1955 के पूर्व इसका क्या नाम था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, और बाद में क्या हो गया, इसका नाम हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है, आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है और अस्पृश्यता को निषेध किया जाता है। ये भी प्रश्न आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं कि कौन सी, किस आर्टिकल के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। तो आर्टिकल 17 जो है या अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। और जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो 1955 के पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 213 या 213 प्रश्न कहता है कि भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कुल कितने फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ए 9, बी 10, सी 6 या डी 7। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी भारतीयों को कितने फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 9 नहीं, 10 नहीं, 7 नहीं, बल्कि कितने हैं, 6 हैं। 6 अधिकार हम सभी को प्राप्त हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 6 अधिकार। आप सभी लोग जानते भी होंगे, ज्ञात भी होगा कि जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उससे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, जिसके बाद समस्त भारतीय नागरिकों के पास मात्र 6 मूल अधिकार बचते हैं। और ये 6 मूल अधिकार कौन से हैं? पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में। और छठा है संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 32 में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपातकाल आता है, राष्ट्रीय आपात आता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। इस जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है आपातकाल के या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 214 प्रश्न है कि 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को किस अधिकार के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र या ऐसे बालक जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है,
उनके जो संपूर्ण मानवाधिकार है उसको किस नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शन हैं ए मानवाधिकार, बी बाल अधिकार, सी विशेष अधिकार या डी कानूनी अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने बालकों के लिए जो अधिकार होता है उसका नाम है बाल अधिकार। बाल अधिकार का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे मानवाधिकार नहीं, विशेष अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि बाल अधिकार जो है वो सही है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाल अधिकार 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को बाल अधिकार कहा जाता है या चिल्ड्रंस राइट कहा जाता है। बाल अधिकार जो है वो नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है। बाल अधिकार सम्मेलन दैट इज CRC 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र या आयु क्या हो 18 वर्ष से कम हो, जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता के पहले वह प्राप्त न किया हो, वह क्या कहलाता है? बच्चा कहलाता है, बालक कहलाता है। और इनके संपूर्ण मानवाधिकार को हम बाल अधिकार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 215, प्रश्न संख्या 215। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? और आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 नहीं, 16 नहीं, बल्कि आर्टिकल 15 में अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जात या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आर्टिकल 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 या आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान पर किसी प्रकार का विभेद करने की मनाही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी या आर्टिकल 15, वो जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 216, प्रश्न संख्या 216। और प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है कि इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब की गई थी या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1991 में 1991, बी है 1992 में, सी है 1993 में या डी है 1994 में। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 91 नहीं, 92 नहीं, 94, बल्कि 1993 या 1993 में हुई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1993। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वह यह एक क्या है? ऑटोनॉमस है, स्वायत्त विधिक संस्था है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 217, प्रश्न संख्या 217। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का पदेन सदस्य नहीं होता है? ध्यान दीजिए, जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे उसमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का पदेन सदस्य नहीं होता? और आपके विकल्प हैं ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, सी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और डी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी अध्यक्ष होता है, लेकिन अध्यक्ष लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 2 की धारा 3 जो 3 कहती है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, इनके अध्यक्ष जो होते हैं वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अध्यक्ष लोकसभा या लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 218, प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और आपके विकल्प हैं ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष और सी 5 वर्ष या डी 6 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो परिषद है इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 4, 6, 5 नहीं बल्कि मात्र 3 वर्ष का होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होता। अर्थात यदि आपने लगातार 2 कार्यकाल
में अपनी सेवा दी है तो फिर आपको आगे नहीं चुना जाएगा, आप उसके लिए चुनाव के लिए पात्र ही नहीं होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 219 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ध्यान दीजिए, बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया था। और आपके ऑप्शंस हैं ए 1977 1977, बी 1978, सी 1979 या डी 1980 1977, 1978, 1979 या 1980। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा सही है, किस वर्ष को बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 78 नहीं, 80 नहीं और 77 नहीं, बल्कि 79 जो है 1979 को बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1979। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1979 को या 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया। 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और इसमें प्रत्येक देश को अपने बच्चों की दशा की समीक्षा करने तथा बच्चों के पूरे सामर्थ्य को विकसित करने के लिए अपने कार्यक्रमों के नवीनीकरण तथा उन्हें तेज करने का अवसर दिया गया। अर्थात जो 1979 में बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया, उसका उद्देश्य था कि सभी देश, प्रत्येक देश अपने देश में अपने बच्चों की दशा की समीक्षा करें तथा बच्चों के पूरे सामर्थ्य को विकसित करने के लिए अपने यहाँ कार्यक्रमों के नवीनीकरण तथा तेज करने का अवसर प्रदान करें। उनको अवसर देने के उद्देश्य से 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 220 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। और आपके विकल्प हैं ए आर्टिकल 38 ए या अनुच्छेद 38 क में, बी है अनुच्छेद 39 क में मीन्स आर्टिकल 39 ए, सी है अनुच्छेद 38 या आर्टिकल 38 में, और डी है अनुच्छेद 39 या आर्टिकल 39 में। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। तो 38 में नहीं किया गया, 39 में नहीं किया गया, बल्कि 39 ए या अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए या 39 ए में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिए, गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था अनुच्छेद 39 ए या अनुच्छेद 39 क में की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया जो संबंधित थे आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र मानवाधिकार, राष्ट्र गौरव और पर्यावरण से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो या कोई आपका सजेशन हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं, सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलते हैं अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो संबंधित होंगे आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।